हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पर्यावरण की अगली श्रृंखला पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में पर्यावरण की जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा रखा है पर्यावरण की परिभाषा को, और दो इसके घटकों को भी मैंने पढ़ाया, जैसे आपका स्थल मंडल, जल मंडल। इन दोनों की हम लोगों ने चर्चा कर रखी है पिछली वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आज वायुमंडल के बारे में, और वायुमंडल के बारे में, जैवमंडल के बारे में, ठीक है ना। और कुछ आगे की बातें भी हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे, जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं टेट, यूपी टेट, सुपर टेट आदि परीक्षाओं के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें आप सभी लोग कि यूपी टेट के लिए यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं। अभी ये एनवायरनमेंट चल रहा है, पर्यावरण चल रहा है, पर्यावरण का जो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण शिक्षण को, ठीक है ना। और कुछ भारत के भूगोल की टॉपिकें भी हैं, इसमें वीडियो हैं, उसे आप लोग जा करके वहाँ से पढ़ लें। विश्व के भूगोल को भी पढ़ लें, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जिससे जो बच्चे पेबल क्लास नहीं ले पाते हैं कम से कम उनको ये वीडियो मिल जाया करे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो कहीं कोचिंग नहीं कर पाते हैं, या दूर दराज के हैं जो लोग कोचिंग नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे लोगों को भी ये वीडियोस मिल जाए। खासकर हम लोग उन्हीं के लिए मेहनत करते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं कि उन लोगों की भी पढ़ाई हो सके, तैयारी हो जाए। तो आप लोग देखिए शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग चर्चा करते हैं आगे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण में आज हम लोग अगली टॉपिक पे जो चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले वाली जो टॉपिक पे हमने चर्चा कर रखी है जलमंडल के बारे में, तो जलमंडल के बारे में क्या क्या प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। वैसे ही आज हम लोग वायुमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वायुमंडल की परिभाषा को लिख लेते हैं। तो लिखें आप सभी लोग कि पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु का आवरण, पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा आप नोट करें, ठीक है ना। इसके बाद और भी आगे की बातें होती हैं कि वायुमंडल की और भी बातें क्या हैं। तो ध्यान दें कि पृथ्वी के चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो वायु का आवरण है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब आगे की बात हम लोग करेंगे। तो ध्यान दें, वायुमंडल कई प्रकार के गैसों से मिलकर बना है। यानी कि हमारा वायुमंडल जो है ये कई प्रकार के गैसों के मिलने से क्या है? बना हुआ है। जैसे इसमें कौन कौन सी गैसें हैं? तो इसमें जो गैसें हमारे वायुमंडल में वो है आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इन सभी गैसों के मिलने से, और भी गैसें हैं आपका मेथेन वगैरह हैं, जिनके मिलने से जो है हमारा वायुमंडल क्या होता है? बनता है, हमारे वायुमंडल का निर्माण होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज है आपका, अगला पॉइंट इसमें और नोट करेंगे कि इस वायुमंडल में धूल कण तथा जलवाष्प भी पाए जाते हैं। इस वायुमंडल में धूल कण और जलवाष्प भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दें, वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अगला पॉइंट है कि वायुमंडल में कई प्रकार के गैसों से मिलकर बना है। हमारा वायुमंडल जो है कई प्रकार की गैसों से मिलकर बना है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2 ये सभी गैसों से मिलकर के हमारे वायुमंडल की रचना हुई है। इस वायुमंडल में धूल कण तथा जलवाष्प भी पाए जाते हैं। इस पॉइंट को आप लोग नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी लोग, फिर आगे की बात हम लोग चर्चा करते हैं।
चलिए अब हम लोग अगली बात देखेंगे कौन कौन सी वायुमंडल के हैं जो महत्वपूर्ण है। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें, क्योंकि जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं, जो पेबल क्लास नहीं ले पाते हैं, कम से कम उनको ये वीडियो मिल जाए, ठीक है ना। और हमारे इस सेंटर से सभी वीडियोस फ्री हैं, सभी कोर्सेज फ्री हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खूब मेहनत से पढ़ाई करें और सफलता को प्राप्त करें आप सभी लोग, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला पॉइंट हमारे वायुमंडल के लिए कौन सा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखेंगे हमारे वायुमंडल का महत्व क्या है, क्या करता है हमारे वायुमंडल, ठीक है ना, इसका महत्व क्या है। तो लिखेंगे अगला पॉइंट इसमें आप सभी लोग कि यह सूर्य की हानिकारक किरणों से सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। यानी कि हमारे वायुमंडल क्या करता है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उनसे हमको बचाता है, हमारी सुरक्षा करता है। अगला पॉइंट यहां से बनने वाला है कि यह मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है। यह मौसम एवं जलवायु में क्या करता है, परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट यहां से बनने वाला है आपका कि यह रेडियो संचार में मदद करता है। यह रेडियो संचार में क्या करता है, मदद करता है। ध्यान दें, यह सूर्य की हानिकारक किरणों से क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। यह मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है। यह रेडियो संचार में क्या करता है, हमारी मदद करता है। ये सारे कार्य हमारे वायुमंडल के हैं, ठीक है, इसे आप नोट करें। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें और नोट करते रहें, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण की पूरा एकदम कंप्लीट जो है सीरीज चल रही है और मैं पूरा कंप्लीट पर्यावरण कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। आप एक अच्छी सी नोट बना लेंगे तो आपके लिए तैयारी के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। आइए अगला पॉइंट हम चर्चा करते हैं कि वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें, ठीक है ना। हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग। इस वायुमंडल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें, ठीक है ना। देखेंगे इसमें एक एक करके सबको लिखेंगे। पहले नंबर पर लिखेंगे आप सभी लोग नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है इसको लिख लेंगे आप सभी लोग यहाँ पे, 78%। दूसरी जो गैस पाई जाने वाली है उसे लिखेंगे आप सभी लोग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो 21%। कहीं कहीं आपका 20.95 भी दिया रहता है, आप 21% यहाँ पर लिखेंगे। तीसरे नंबर पे जो गैस पाई जाती है उसे लिखेंगे आप सभी लोग आर्गन। आर्गन की प्रतिशत मात्रा को लिखेंगे 0.93%। अगला हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को लिख लेंगे आप सभी लोग 0.03%। इसके बाद लिखेंगे जलवाष्प। जलवाष्प को लिख लेंगे आप सभी लोग। जलवाष्प की जो मात्रा है ये 0.05 से लेकर 1.0% तक है आपका, ठीक है। ध्यान दें, एक बार फिर से देखें आप सभी लोग कि वायुमंडल में जो पाई जाने वाली प्रमुख गैसें, देखिए मैं 5 को ही दिखा रहा हूं क्योंकि यहीं से प्रश्न भी बनता है, बाकी कहीं से यहाँ से कुछ पूछता नहीं है, ठीक है ना। तो आप 5 बहुत है, इसे याद करें आप सभी लोग। देखिए नाइट्रोजन की मात्रा जो है 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। आर्गन की मात्रा है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03% और जलवाष्प की मात्रा हमारे वायुमंडल में है 0.05 से लेकर 1.0% तक। अब ध्यान दें एक बात और, देखिए इनके हम लोग कार्यों को थोड़ी बहुत समझ लेते हैं, देखते हैं। देखिए इनसे मिलकर के हमारा वायुमंडल बना है।
इसमें प्रश्न करता है कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है, कौन सा तत्व है। तो कौन सा आपका हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में? नाइट्रोजन है आपका, कितना 78% है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी गैस कौन सी है हमारे वायुमंडल में? तो ऑक्सीजन हो जाएगा आपका। तीसरी पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए ध्यान दें, एक प्रश्न और यहां से करता है कि अगर देखिए नाइट्रोजन आपका 78% है लेकिन ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन जबकि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहा जाता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है और इसको प्राणवायु कहा भी जाता है क्योंकि सांस सभी लोग लेते हैं ऑक्सीजन से ही। तो ऑक्सीजन जब महत्वपूर्ण है तो क्यों ना ऑक्सीजन की मात्रा प्रकृति ने 78% रख दिया, क्यों 21% ऑक्सीजन बनाया? तो एक चीज ध्यान दें आप सभी लोग कि यह ऑक्सीजन जो है यह अत्यंत ज्वलनशील होती है। क्या होती है? यह ज्वलनशील गैस होती है और अगर इसकी मात्रा अधिक हो गई नाइट्रोजन की जितना, तो हर वस्तु वायुमंडल क्या होगी? बहुत आसानी से जलने लगेगी। ठीक है, यह ऑक्सीजन ही जलने में सहायता करती है कोई भी चीज। तो ध्यान रखें, अगर इसकी मात्रा 78% हो जाएगी तो हर एक वस्तु आसानी से जलने लगेगी। नाइट्रोजन 78% है। इसका कार्य क्या होता है कि किसी भी वस्तु को ये आसानी से जलने नहीं देता है, आसानी से जलने ये नहीं देता है। ठीक है ना, जलने नहीं देता है। अगर नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती तो हर वस्तु क्या होती? आसानी से जलने लगती। ठीक है ना, तो इसे आप सभी लोग नोट कर ले, आगे का मैं पॉइंट नोट करवा रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहे आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट को हम देखते हैं। ये सभी पॉइंट्स आप सभी लोग नोट करें। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट यहां से आप सभी लोग देखेंगे। देखिए, हाँ देखिए आप सभी लोग, अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे आप सभी लोग कि इन गैसों के बारे में कि इनका क्या महत्व होता है उसे देखेंगे। तो देखिए पौधे, लिखेंगे आप सभी लोग कि पौधे नाइट्रोजन गैस के द्वारा, पौधे जो हैं ये नाइट्रोजन गैस के द्वारा जो अपने प्रोटीन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो लिखेंगे पौधे नाइट्रोजन गैस के द्वारा अपने प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी कि पौधे नाइट्रोजन गैस के द्वारा अपने प्रोटीन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यह प्रश्न पूछता है कि प्रोटीन का निर्माण पौधे किस गैस के द्वारा करते हैं? तो ध्यान देंगे आप सभी लोग, नाइट्रोजन के द्वारा, और इसी से उनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में आप सभी लोग लिख लेंगे, इसके द्वारा वृद्धि विकास का कार्य करते हैं। वृद्धि विकास का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। यह प्रश्न पूछता है कि पौधे किसके द्वारा जो है वृद्धि विकास का कार्य करते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान देंगे, नाइट्रोजन के द्वारा पौधे क्या करते हैं? वृद्धि और विकास का कार्य करते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट आप सभी लोग लिखेंगे कि नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है, यानी कि सबसे बड़ी गैस है। प्रश्न पूछेगा आपसे कि हमारे वायुमंडल में सबसे अत्यधिक मात्रा में या सबसे बड़ी गैस कौन सी है? तो कौन सी बताएंगे आप? नाइट्रोजन बताएंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे, नाइट्रोजन लिखेंगे कि दूसरी सबसे बड़ी गैस ऑक्सीजन है। यानी कि जो दूसरी सबसे बड़ी गैस है वो कौन सी है? तो वो ऑक्सीजन है। ध्यान देंगे आप सभी लोग कि दूसरी जो सबसे बड़ी गैस है वो क्या है? वो ऑक्सीजन है। इसे नोट करिए आप लोग।
इसे मैं मिटा दे रहा हूं। अब लिखेंगे आप सभी लोग, ध्यान दीजिए, लिखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किसी भी वस्तु को, या लिखेंगे आप नाइट्रोजन के कारण, नाइट्रोजन के कारण वस्तुएं, नाइट्रोजन के कारण वस्तुएं धीमी गति से, नाइट्रोजन के कारण वस्तुएं धीमी गति से जलती हैं। यानी कि नाइट्रोजन के कारण ही वस्तुएं जो होती हैं वो धीमी गति से जलती हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है यहां पे, अब लिखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कारण ही वायुमंडल में वस्तुएं आसानी से जलती हैं। यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन के कारण ही वस्तुएं क्या होती हैं, ये आसानी से जलती हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेंगे ऑक्सीजन को प्राणवायु गैस कहा जाता है। ऑक्सीजन को प्राणवायु गैस कहा जाता है। यहां से नोट करें आप सभी लोग कि ऑक्सीजन को प्राणवायु गैस कहा जाता है। अगला लिखेंगे, इतना नोट कर लें आप सभी लोग, फिर आगे लिखते हैं। चलिए लिखेंगे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान क्या करते हैं, ये CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, क्या करते हैं, ये छोड़ते हैं। अब प्रश्न आपसे करता है कि किस अभिक्रिया के दौरान पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो ध्यान देंगे आप सभी लोग, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ये छोड़ते हैं। अगला पॉइंट यहां लिखेंगे कि जंतु जगत की ऊर्जा का मुख्य स्रोत वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस होती है। ध्यान दीजिए कि जंतु जगत की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, आप इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लें सभी लोग।
हाँ सही है, ठीक है। जंतु जगत की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है कि जलवाष्प के कारण, लिखेंगे वायुमंडल में जलवाष्प के कारण आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देती है। जलवाष्प के कारण ही आसमान में जो इंद्रधनुष दिखाई देती है हमको, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट यही नोट कर लेंगे आप सभी लोग कि जलवाष्प के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। जलवाष्प के कारण ही जलवायु परिवर्तन होता है। प्रश्न पूछेगा कि जलवायु परिवर्तन किसके कारण होता है, तो ध्यान दें आप सभी लोग कि जलवाष्प के कारण ही जलवायु परिवर्तन भी होता है। इंद्रधनुष क्यों दिखती है हमको, कैसे दिखती है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ऐसा होता है, लेकिन जलवाष्प के कारण जो है आसमान में ये क्रिया हो पाती है और इंद्रधनुष हमको आसमान में दिखाई देती है। इसे नोट करिए। चलिए अगले पॉइंट की हम लोग चर्चा करते हैं जैवमंडल के बारे में। जैवमंडल, ध्यान दीजिए। जैवमंडल की अगर परिभाषा की हम लोग बात करते हैं तो देखिए, जैवमंडल वह क्षेत्र है जहां पर स्थल, जल तथा वायु ये तीनों मिल करके जीवन का एक संचार करते हैं। उस मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। अर्थात वह मंडल जिसमें जीव जंतु वनस्पति जगत रहता है, उस मंडल को हम लोग क्या कहेंगे, जैवमंडल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले आप सभी लोग नोट करेंगे जैवमंडल की। लिखिए, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल कहलाता है यानी कि पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उस मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। अगला पॉइंट हम जैवमंडल में लिखेंगे। लिखिए कि जंतु एवं पादप मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। यानी कि जंतु एवं पादप मिलकर के इस मंडल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे आप सभी लोग कि यह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां
प्रदान करता है। ठीक है, इसे नोट करेंगे आप सभी लोग कि यह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या करता है, प्रदान करता है। यह तीसरा पॉइंट है कि यह जीवन के लिए, यानी कि प्रश्न आपसे पूछेगा कि वह कौन सा मंडल है जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। तो ध्यान रखें आप सभी लोग, पर्यावरण का वह क्षेत्र जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, तो वह कौन सा क्षेत्र है, आपका जैव मंडल हो जाएगा। यह जीवन के लिए क्या करता है, अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछेगा प्रश्न कि आखिर पर्यावरण का वह कौन सा क्षेत्र है जिसे जंतु एवं पादप जगत मिलकर के बनाते हैं, तो वो कौन सा क्षेत्र है आपका, वो जैव मंडल है। ठीक है, इसे आप सभी लोग नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक है, हाँ चलिए, ये रहा आपका जैव मंडल। चलिए ध्यान दें आप सभी लोग, तो ये रहे पर्यावरण के क्षेत्र। प्रश्न आपसे कर सकता है कि पर्यावरण के कुल कितने क्षेत्र हैं, तो पर्यावरण के क्षेत्र कितने हो गए आपका, स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जल मंडल हो गया और जैव मंडल हो गया। यानी कि पर्यावरण के कुल कितने क्षेत्र हुए, 4 क्षेत्र हो गए। एक प्रश्न और जल मंडल से करता है कि जो जल मंडल है, जल मंडल में जल जो है ये किन अवस्थाओं में मिलता है, यह कितनी अवस्थाओं में मिलता है। तो ध्यान दें आप सभी लोग कि जल जो है, यह प्रश्न जल मंडल से है कि जल की अवस्थाएं कितनी हैं। तो ध्यान दें, जल की अवस्थाएं जो हैं ये 3 हैं आपका। कितनी हैं जल की अवस्थाएं, 3 हैं। कौन कौन सी हैं, तो ठोस, द्रव तथा गैस। ये 3 अवस्थाएं जल मंडल की होती हैं, जल की होती हैं। एक प्रश्न और करता है कि मीठे जल की मात्रा कितनी है, मीठे जल की मात्रा। तो एक बात का ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, देखिए 2% जल जो है वो पर्वतों पे जमी हुई है बर्फ के रूप में, वो जैसे ही पिघलती है तो वो 1.8% में आती है, और 1% जल भूमिगत जल होता है, इसको हम इसमें जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 2.8% हो गया। यानी कि मीठे जल की मात्रा को जब कभी परीक्षा में आपसे पूछेगा तो कितना लगाएंगे टिक आप, 2.8%। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, ये रहे आज पर्यावरण के जो है 4 क्षेत्रों की वीडियो हमने दे दी आप सभी लोगों को, और ये 4 क्षेत्रों की हम लोगों ने चर्चा कर रखी। ठीक है ना, अब आगे वाली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, उसकी हेडिंग आप सभी लोग बना लें, मैं यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ। ठीक है, आज तो ये 2 वीडियो हम लोगों ने चर्चा कर लिया पर्यावरण की परिभाषा और पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में। जो अगली टॉपिक है आपकी, हम लोग पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे पर्यावरण और मानव के बीच संबंध। अगली टॉपिक में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण और मानव के बीच संबंध, यानी कि क्या संबंध थे पर्यावरण और मानव के बीच में। अब यहाँ से उत्पत्ति होती है मानव की, और मानव अब धीरे धीरे विकास करना शुरू करेगा, और इन्हीं सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वहाँ से प्रश्न भी बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, और ठीक अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी बातें उसमें मिलेंगी आप लोगों को। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली टॉपिक में हम इन सारे पॉइंट्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।